नमस्कार दोस्तों, डेफिनेटली कोचिंग की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारा हिंदी के अंदर जो टॉपिक चल रहा था वो शिक्षण विधियों के बारे में पढ़ रहे थे और शिक्षण विधियों के बारे में हमने पिछली कक्षाओं के अंदर जो भाषा है उसके बारे में विस्तार से पढ़ लिया था कि भाषा शब्द का अर्थ क्या है, उसकी जो परिभाषाएं हैं या भाषा का जो विकास क्रम है या मनोवैज्ञानिक जो क्रम है, कौन कौन से भाषा के चार बिंब है, दृश्य बिंब है, श्रव्य बिंब है, इनके बारे में हमने पढ़ लिया था। आज हम भाषा शिक्षण की जो विधियां हैं उसके अंदर हम देखें तो भाषा शिक्षण की जो विधियां हैं, भाषा शिक्षण की विधियां, ये भाषा शिक्षण की जो विधियां हैं तो इसमें हम भाषा के बारे में विस्तार से पढ़ लिया है। और भाषा शिक्षण की विधियों की बात करें तो इसे हम तीन खंडों में विभाजित कर सकते हैं, ठीक है ना। एक तो है आपके व्याकरण शिक्षण की विधियां, एक तो है व्याकरण शिक्षण और एक है गद्य शिक्षण है, व्याकरण शिक्षण, गद्य शिक्षण, और तीसरा यदि विभाजन देखें तो तीसरा कौन सा है, पद्य शिक्षण की विधियां है, पद्य शिक्षण। भाषा शिक्षण के अंदर जो विधियां है उसे हम तीन खंडों में विभाजित कर सकते हैं मुख्य रूप से। एक तो आपके व्याकरण शिक्षण वाली जो विधियां है, एक हम गद्य शिक्षण की विधियां पढ़ेंगे और एक हम पद्य शिक्षण की विधियां पढ़ेंगे, ठीक है ना। और इसके अलावा कहानी शिक्षण है, नाटक शिक्षण है, वो भी उनकी भी विधियां अलग है। तो यदि हम बात करें व्याकरण शिक्षण या गद्य और पद्य की, गद्य और पद्य में यदि हम अंतर देखें, पद्य आपको इस प्रकार पद्य खंड, तो व्याकरण शिक्षण का आपको ध्यान है कि व्याकरण जो जिसके द्वारा भाषा का शुद्ध रूप से ज्ञान करवाया जाता है उसे क्या कहा जाता है, व्याकरण कहा जा सकता है। गद्य और पद्य में यदि हम अंतर देखें तो गद्य छंदबद्ध जो रचना होती है, छंदबद्ध जो रचना है उसे क्या कहा जाता है, पद्य कहा जाता है, ठीक है ना। छंदबद्ध जो रचना है वो तो क्या कहलाती है, पद्य रचना कहलाती है। और गद्य का यदि हम अंतर देखें तो छंद से मुक्त जो रचना है, छंद से मुक्त जो रचना होती है वो क्या कहलाती है, गद्य रचना कहलाती है, ठीक है ना। गद्य के अंदर कहानी वगैरह, नाटक वो शामिल किए जाते हैं और पद्य के अंदर जो कविता वगैरह, ये जो काव्य खंड है वो किसमें आता है, पद्य शिक्षण के अंदर आता है, ठीक है ना। तो ये अलग प्रकार से विधियां है, व्याकरण शिक्षण की अलग विधियां है, गद्य शिक्षण की अलग विधियां और पद्य शिक्षण की अलग विधियां है। तो आज हम पहले व्याकरण शिक्षण की जो विधि है, तो व्याकरण शिक्षण की विधियां उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। व्याकरण शिक्षण की कौन कौन सी विधियां हैं और उनकी विशेषताएं क्या है, ठीक है ना। तो हम देखते हैं व्याकरण शिक्षण की जो विधियां, यदि हम बात करें व्याकरण शिक्षण की जो विधियां हैं, व्याकरण शिक्षण की विधियां, व्याकरण शिक्षण की विधियों की यदि हम बात करें तो व्याकरण शिक्षण की जो विधियां हैं कौन कौन सी, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। एक तो हम पढ़ेंगे आगमन विधि है, ये आगमन जो विधि है वो व्याकरण शिक्षण की है, आगमन विधि। एक व्याकरण शिक्षण के अंदर जो विधि है वो कौन सी है, निगमन विधि है, निगमन विधि। एक व्याकरण शिक्षण की विधि देखें तो ये आगमन निगमन विधि है, आगमन निगमन विधि। एक व्याकरण शिक्षण की सूत्र विधि भी है, वो भी व्याकरण शिक्षण की विधि है, सूत्र विधि। एक व्याकरण के अंदर समवाय विधि है, समवाय जो विधि है वो भी क्या है, व्याकरण शिक्षण की विधि है, ठीक है ना। व्याकरण शिक्षण की विधियों की हम बात करें तो एक हम आगमन विधि के बारे में पढ़ेंगे, एक निगमन विधि है, एक आगमन निगमन विधि है, एक सूत्र विधि है, एक समवाय विधि है। इसके अलावा हम देखें तो एक विधि सैनिक विधि भी है, सैनिक या अनौपचारिक जो विधि है वो भी विधि किसकी मानी जाती है, व्याकरण विधि मानी जाती है, ठीक है ना। एक विधि और की बात करें तो एक भाषा शास्त्र विधि है, तो भाषा शास्त्र जो विधि है वो विधि भी किसकी मानी जाती है, व्याकरण शिक्षण की मानी जाती है। तो ये आपके सिलेबस के अंदर है व्याकरण शिक्षण की विधियां हैं, ठीक है ना। तो भाषा शिक्षण की जो विधियां उसे तीन खंडों में हम विभाजित कर सकते हैं। एक व्याकरण शिक्षण की विधियां हो जाएगी,
एक गद्य शिक्षण की विधि है, जिस प्रकार अर्थबोध विधि है, व्याख्यान विधि है, वो गद्य शिक्षण के अंदर आ जाएगी। कुछ हम पद्य शिक्षण की विधियां पढ़ेंगे, दंडयानुनय है, खंडानुनय है, वो कौन सी विधि है, पद्य शिक्षण की विधियां है, ठीक है ना। इसके अलावा व्याकरण शिक्षण विधियां है, वो आपकी मुख्य है, वो 7 विधियां है। 7 विधियों में यदि हम बात करें तो एक आगमन विधि होगी, एक निगमन विधि है, एक आगमन निगमन विधि है, एक सूत्र विधि है, एक समवाय विधि है, और एक सैनिक विधि है, और एक कौन सी है, भाषा सहस्त्र विधि है, ठीक है ना। देखो सामान्य रूप में इनमें अंतर देखें, इसमें अंतर क्या है कि आगमन विधि में क्या किया जाता है कि पहले उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं, और उदाहरण प्रस्तुत करने के बाद में जो बालकों के सामने उस बालकों की सहायता से नियम बनाए जाते हैं, फिर उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं। इस प्रकार जो कक्षा शिक्षण में पढ़ाया जाता है, तो अध्यापक किस विधि का कार्य कर रहा है, तो वो विधि कौन सी है, आगमन विधि है, ठीक है ना। और आगमन विधि है वो जो प्राथमिक स्तर के जो बालक हैं उनके लिए विधि क्या मानी जाती है, उपयोगी मानी जाती है, ठीक है। आगमन के ठीक विपरीत विधि मानी जाती है, वो कौन सी मानी जाती है, निगमन विधि है। ये छोटे बालकों के लिए उपयोगी है, तो ये उच्च कक्षाओं के लिए विधि क्या मानी जाती है, पढ़ी जाती है। इसमें पहले नियम लिखाया जाता है और नियम के बाद में उदाहरण दिया जाता है, फिर उसकी जांच करने के लिए फिर नियम बनाया जाता है। इस प्रकार यदि कोई विधि द्वारा पढ़ाया जाता है तो विधि कौन सी है, निगमन विधि है, ठीक है ना। और ये जो है आगमन और निगमन दोनों को मिलाकर एक विधि का नाम लिया गया है, आगमन और निगमन विधि। इसमें क्या किया जाता है, उदाहरण भी पहले उदाहरण दिए जाते हैं, फिर नियम बनाए जाते हैं, फिर बहुत सारे उदाहरण दिए जाते हैं, फिर नियम बनाए जाते हैं। इस प्रकार यदि कोई अध्यापक पढ़ाता है तो वो व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि मानी जाती है, आगमन निगमन विधि मानी जाती है। और यदि इन विधियों में हम बात करें कि व्याकरण शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है, तो सबसे जो उपयुक्त विधि है वो कौन सी मानी जाती है, आगमन निगमन विधि मानी जाती है, ठीक है ना। तो इसमें उदाहरण भी आ जाते हैं और उदाहरणों का नियम भी बता दिए जाते हैं, बहुत सारे उदाहरण दिए जाते हैं। इस प्रकार बालकों की सहायता भी ली जाती है, तो ये विधि मानी जाती है, वो क्या मानी जाती है, व्याकरण शिक्षण की सबसे उत्तम विधि मानी जाती है, ठीक है ना। तो ये विस्तार से हम पढ़ेंगे। सूत्र विधि है वो निगमन विधि का एक विस्तृत रूप है। व्याकरण जो संस्कृत का जो व्याकरण है और संस्कृत का जो व्याकरण है लगभग किस विधि पर आधारित होता है, सूत्र विधि के अंदर होता है, ठीक है। इसमें जो लगभग जो बातें वो नियम और किस में लिखे होते हैं, सूत्र विधि में लिखे होते हैं, एक सूत्र में लिखे होते हैं, और अध्यापक उस सूत्रों का विखंडन कर बालकों को इस नियमों के बारे में बताता है। तो इस प्रकार यदि कोई विधि का प्रयोग किया जाता है तो वो व्याकरण शिक्षण की विधि कौन सी मानी जाती है, सूत्र विधि मानी जाती है। समवाय विधि की बात करें तो समवाय का अर्थ मतलब मेल हो गया, ठीक है ना। इसमें एक विषय के साथ दूसरे विषय का मेल कर इस प्रकार यदि एक चीज का दूसरे पदार्थों के साथ मेल कर कोई चीज पढ़ाई जाती है तो अध्यापक वहां पर किस विधि का कार्य करता है, समवाय विधि का प्रयोग कर रहा है, ठीक है ना। तो ये व्याकरण शिक्षण की विधियां, एक आगमन विधि पढ़ेंगे हम, एक निगमन विधि पढ़ेंगे, एक आगमन निगमन विधि है, एक सूत्र विधि है, एक आपके सिलेबस में कौन सी है, समवाय विधि है। इसके बाद में एक विधि कौन सी है, सैनिक विधि है। सैनिक विधि भी क्या मानी जाती है, व्याकरण शिक्षण की एक विधि मानी जाती है, ठीक है ना। और इस प्रकार की सैनिक विधि के अंदर जो भाषा का ज्ञान करवाने के लिए बच्चों को उस अन्य भाषा सिखाने के लिए उस क्षेत्र के अंदर छोड़ दिया जाता है, वहां से वो स्वयं उसका अनुकरण कर भाषा का ग्रहण करते हैं। और इस प्रकार यहाँ पर एक व्याकरण को आधार न मानकर एक भाषा को सिखाने पर ज्यादा जोर दिया जाता है, ठीक है ना। लेकिन ये जो विधि है वो सैनिक विधि किसकी मानी जाती है, व्याकरण शिक्षण की क्या मानी जाती है कि विधि मानी जाती है। और ये एक भाषा शास्त्र विधि भी आपके सिलेबस के अंदर है कि अध्यापक जब गद्य का पाठ पढ़ाते समय बीच में यदि कोई व्याकरण संबंधी कोई बिंदु आ जाता है उसको साथ साथ में पढ़ा दिया जाता है, ठीक है ना। इस प्रकार यदि कोई व्याकरण शिक्षण को कार्य करवाया जाता है वहां पर ये विधि कौन सी मानी जाती है, भाषा शास्त्र विधि मानी जाती है, ठीक है ना। तो इनको हम विस्तार से पढ़ेंगे। और यदि आपको ये पूछे कि व्याकरण शिक्षण की विधियां कौन कौन सी है तो आपको ये ध्यान में रखना है, आगमन निगमन सूत्र है, समवाय है, सैनिक है, भाषा शास्त्र है। ये जो विधि मानी जाती है वो किसकी मानी जाती है, व्याकरण शिक्षण की विधियां मानी जाती है, ठीक है ना। तो आज हम पहले विधि है वो पढ़ेंगे, आगमन विधि पढ़ेंगे, ठीक है ना। पहली विधि है वो कौन सी है, आगमन विधि है। व्याकरण शिक्षण की पहली जो विधि है और आगमन जो निगमन विधि है, इनमें से आपसे 1 या 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे रीट का हो चाहे कोई अन्य हो, सेकंड ग्रेड का कोई भी हो। यहाँ पर आपसे 1 या 2 क्वेश्चन इससे विधियों से प्रश्न आते ही है, ठीक है ना। आगमन या निगमन, इसके सूत्र पूछ लिए जाते हैं, इसके चरण पूछ लिए जाते हैं, कई बार इनकी परिभाषा भी पूछ ली जाती है, ठीक है ना। तो पहली जो विधि है वो हम बात करेंगे आगमन विधि। आगमन जो विधि है उसका यदि हम प्रतिपादन देखें या प्रतिपादक या प्रवर्तक इसका कौन है, तो प्रवर्तक की हम बात करें
तो इस विधि का जो प्रवर्तक है वो कौन है? यूनानी दार्शनिक है, यूनानी दार्शनिक अरस्तु। इस विधि का क्या माना जाता है? प्रतिपादक माना जाता है, ठीक है ना। जो आगमन जो विधि है उसका यदि आपको प्रतिपादक पूछे तो यह प्रतिपादक कौन है? एक यूनानी दार्शनिक है जिसका नाम क्या है? अरस्तु है। और अरस्तु ने इस विधि का सर्वप्रथम क्या किया? प्रतिपादन किया था। तो ये जो आगमन विधि है इसका जो प्रतिपादन किसने किया? तो आपको नाम याद रखना है, किसने किया है? अरस्तु ने किया है, ठीक है ना। दूसरी चीज आपको ध्यान में रखनी है, संस्कृत व्याकरण के अंदर, संस्कृत व्याकरण के अंदर है सर्वप्रथम इस विधि का जो प्रयोग करने वाला था, और प्रयोग करने वाला जो व्यक्ति या विद्वान है उसका नाम क्या है? महर्षि पतंजलि है, ठीक है ना। महर्षि पतंजलि, दोनों आपको याद रखने हैं। यदि आपको ये पूछे कि विश्व स्तर पर इस विधि का मुख्य जो प्रवर्तक कौन सा है, विश्व स्तर की यदि हम बात करें तो इस विधि का जो प्रवर्तक है कौन है? अरस्तु है। और यदि आपको ये पूछे कि संस्कृत व्याकरण के अंदर, संस्कृत व्याकरण के अंदर सर्वप्रथम इस विधि का जो प्रयोग किया वो किसने किया? तो आपको याद रखना है इसका प्रयोग किसने किया? महर्षि पतंजलि ने किया, ठीक है ना। तो विश्व स्तर पर इस विधि का जो प्रवर्तक है वो कौन है? अरस्तु है। और संस्कृत में सर्वप्रथम इस विधि का जो प्रयोग करने वाले जो व्यक्ति है वो कौन है? महर्षि पतंजलि है, ठीक है ना। दो नाम आपको ये याद रखने हैं। अब यदि हम बात करें कि आगमन विधि किसे कहते हैं, ठीक है ना, इसकी प्रक्रिया क्या है, तो आगमन विधि के अंदर क्या करता है कि अध्यापक सर्वप्रथम बालकों के सामने क्या करता है? कुछ उदाहरण प्रस्तुत करता है, ठीक है ना। तो अध्यापक है वो बालकों के समक्ष सबसे प्रथम क्या करता है? कोई ना कोई आपको उदाहरण देगा, उदाहरण प्रस्तुत करेगा। और उदाहरण प्रस्तुत करने के बाद में अध्यापक क्या करता है कि छात्रों की सहायता से, छात्रों की सहायता से क्या बनाएगा? नियम बनाएगा, ठीक है ना। छात्रों की सहायता से क्या बनाएगा? नियम बनाएगा। आगमन विधि में क्या होता है कि शिक्षक सर्वप्रथम क्या करता है कि छात्रों के समक्ष कुछ उदाहरण प्रस्तुत करता है। अध्यापक सर्वप्रथम क्या करता है कि बालकों के समक्ष कुछ उदाहरण प्रस्तुत करता है। उसके बाद में तदुपरांत या उसके बाद में क्या करता है कि छात्रों की सहायता से, ये आपको ध्यान में रखना है कि छात्रों की सहायता से यहाँ पर क्या किए जाते हैं? नियम प्रस्तुत करते हैं, ठीक है ना। छात्रों की सहायता से यहाँ पर नियम प्रस्तुत किए जाते हैं। फिर इन उदाहरणों की समानता को देखते हुए, मतलब इसी समान अन्य उदाहरणों को देखते हुए यहाँ पर वापिस वो क्या करता है? उदाहरण प्रस्तुत करता है, ठीक है ना। फिर यहाँ पर क्या प्रस्तुत किए जाते हैं? उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं। तो इस प्रकार यदि कोई शिक्षण कार्य करवाया जाता है कि पहले अध्यापक क्या करता है कि बालकों के सामने कोई न कोई उदाहरण प्रस्तुत करता है, फिर छात्रों की सहायता से क्या करता है? नियम बनाता है। फिर नियम बनाने के बाद में उस नियम की पुष्टि के लिए, उदाहरणों की पुष्टि के लिए फिर अन्य उदाहरण करता है। तो इस प्रकार यदि कोई शिक्षण कार्य करवाया जाता है तो वहां पर जो शिक्षण विधि मानी जाती है वो कौन सी मानी जाती है? आगमन विधि मानी जाती है। जैसे यदि हम बात करें कि पहले यदि कोई भी अध्यापक है इस प्रकार आपको संधि पढ़ा रहा है और आपको उसने बता दिया कि जिस प्रकार एक लिख दिया प्रति धन, यहाँ पर एक है, पहले ही आपको उदाहरण लिख दिया और आपको बता दिया कि यहाँ पर इसका हम शब्द बनाएंगे तो ई का जो परिवर्तन है वो यण संधि के नियम के अनुसार किस में हो जाएगा? यह में हो जाएगा। तय यहाँ पर क्या हो जाएगा? स्वरहित हो जाएगा। तो यहाँ पर इसकी मात्रा लगाएंगे, शब्द क्या हो जाएगा? प्रत्येक बन जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको पहले उदाहरण बता दिया कि प्रतिधन एक है, इसका विखंडन कर दिया और यहाँ पर क्या है? ई शब्द आ रहा है और ई के बाद में यहाँ पर ए आ रहा है, तो ई का जो परिवर्तन है वो किस में हो गया? यह में हो गया। और यहाँ पर क्या हो गया? इसका परिवर्तन करके इस शब्द बनाएंगे, क्या बनेगा? प्रत्येक बनेगा। अब छात्रों से वो नियम प्रस्तुत करता है। पहले उसने उदाहरण बना लिया, अब छात्रों की सहायता से करता है कि इसमें नियम क्या होगा। तो नियम हम वो बताएगा कि यहाँ पर यदि ई और ई आ रहा है, ई और ई के बाद में कोई भी भिन्न शब्द आ जाए, ई और ई के बाद में यदि कोई भी क्या आ रहा है? भिन्न शब्द आ रहा है, तो यहाँ पर ई और ई का जो परिवर्तन है वो किसमें हो जाता है? यह में हो जाता है। तो बालकों की सहायता से बताएगा यहाँ पर जो यह कैसे आया, तो यह यहाँ पर कैसे आया कि यहाँ पर ई का जो परिवर्तन है वो किस में हो गया? यह में हो गया। इसी प्रकार आपको एक उदाहरण दे दिया, अति धन अलप दे दिया और छात्रों से पूछ लिया कि इसका जो शब्द है वो क्या बनेगा? कि यहाँ पर जो ई है, ई का परिवर्तन किस में हो जाएगा? यह में हो जाएगा और ये शब्द क्या बनेगा? अत्यलप बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर यह का परिवर्तन किस प्रकार हो रहा है? यह क्यों आ रहा है? तो यह क्यों आ रहा है इसका नियम ये बताएगा। यहाँ पर ई और ई के बाद में कोई भी भिन्न शब्द आता है तो ई और ई का जो परिवर्तन है वो किस में हो जाता है? यह में हो जाता है। तो पहले वो क्या करेगा? छात्रों के सामने कुछ उदाहरण प्रस्तुत करेगा और उन उदाहरणों को देखकर वो क्या बनाएगा? एक नियम बनाएगा और नियम बनाने के बाद में
ये जो उदाहरण है वो सही है या नहीं है, इसकी जांच करने के लिए फिर एक उदाहरण बताएगा, फिर अन्य उदाहरण बताएगा। तो जिस प्रकार यदि हम बात करें, छात्रों के सामने बता दिया कि यदि सु धन आगत आ जाए तो इसका संधि शब्द क्या बनेगा। तो नियम बता रखे हैं कि तो ई वाला नियम बता दिया, एक उ और उ वाला नियम बता दिया। यण संधि का उ और उ के बाद में कोई भी भिन्न स्वर आ जाए तो उ और उ का जो परिवर्तन है वो किस में हो जाएगा, वह में हो जाएगा। अब हालांकि यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर क्या आ रहा है, उ स्वर आ रहा है और उ के बाद में यहाँ पर आ स्वर आ रहा है, तो इस नियम के अनुसार उ का परिवर्तन किस में हो जाएगा, वह में हो जाएगा। तो इस प्रकार ये जो शब्द बनेगा वो क्या बनेगा, स्वागत बनेगा। तो इस प्रकार यदि कोई शिक्षण कार्य करवाया जाता है कि पहले उदाहरण दे दिए जाते हैं, उदाहरण देने के बाद में उसका नियम बनाया जाता है और नियम की जांच करने के लिए फिर उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है। तो ऐसी जो विधि है उस विधि का नाम क्या है, आगमन विधि है। ठीक है ना। तो इस प्रकार ये आपको याद रखना है कि आगमन विधि किसे कहते हैं। तो इसमें सर्वप्रथम उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं, फिर छात्रों की सहायता से नियम बनाए जाते हैं, फिर उस नियम की जांच करने के लिए अन्य उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं, तो वह विधि कौन सी मानी जाती है, आगमन विधि मानी जाती है। ठीक है ना। ये तो इसकी विधि प्रक्रिया या इसकी परिभाषा कह सकते हैं, ये होगी। अब आपको पूछ ले कि आगमन विधि के चरण या सोपान कितने हैं। तो यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है कि आगमन विधि के चरण या सोपान कितने हैं। तो आपसे सीधी संख्या भी पूछी जा सकती है कि आगमन विधि है उसके चरण या सोपान कितने हैं, 3 है, 4 है या 5 है। तो आपको ध्यान में रखना है आगमन विधि के चरण या सोपान। और सोपानों की यदि हम बात करें तो आगमन विधि के मुख्य चरण या सोपान उनकी संख्या कितनी है, 4 है। ठीक है ना। तो अगली बात आपको याद रखनी है, आगमन विधि के चरण। आगमन विधि है उसके चरण या सोपान। चरण या सोपान इनकी संख्या पूछे तो आपको संख्या याद रखनी है, संख्या भी यहां से पूछी जा सकती है और इनकी संख्या वो कितनी है, 4 है। ठीक है ना। अब इनका क्रम भी आपको याद रखना है कि आगमन विधि है उनके जो 4 जो चरण या जो 4 जो सोपान है वो है कौन कौन से। पहला यहाँ पर जो चरण है वो क्या होगा, यहाँ पर पहले अध्यापक क्या करेगा, उदाहरण प्रस्तुत करेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर पहला जो चरण है वो कौन सा है, उदाहरण प्रस्तुतिकरण हो गया। पहला इसका जो चरण माना जाता है वो क्या माना जाता है, उदाहरण प्रस्तुतिकरण माना जाता है। ठीक है ना। तो पहले अध्यापक क्या करेगा, किसी जो उदाहरण है वो उदाहरण प्रस्तुत करेगा। दूसरा जो चरण है, दूसरा चरण की यदि हम बात करें तो दूसरा चरण यहाँ पर क्या है, उदाहरणों पर नियम की पुष्टि करना। ठीक है ना। नियमीकरण कह सकते हैं हम। दूसरा चरण क्या होगा, नियमीकरण करेगा। पहले उदाहरण प्रस्तुत करेगा, फिर छात्रों की सहायता से वो क्या बनाएगा, नियम बनाएगा। और नियम बनाएगा तो वहां पर ये दूसरा जो चरण हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, नियम हो जाएगा। ठीक है ना। तो यदि आपको आगमन विधि है इसके चरण या सोपानों की बात करें तो चरण या सोपान क्या हो जाएंगे, पहले क्या करेगा, उदाहरण प्रस्तुत करेगा। उदाहरण प्रस्तुत करने के बाद में देखेंगे तो क्या करेगा, तुलना करेगा। उसके बाद में नियमीकरण, उसके बाद में क्या करेगा, उसकी सहायता से क्या बनाएगा, उदाहरणों की पुष्टि करेगा। ठीक है ना। तो आगमन विधि के चरण या सोपान है, 4 चरण या सोपान है। देखो इसका उदाहरण प्रस्तुतिकरण, दूसरा जो चरण है वो क्या होगा, तुलना करेगा। ठीक है ना। और तीसरा जो चरण है वो क्या है, नियमीकरण है। चौथा जो चरण है वो है जांच या पुष्टि है, जांच या सत्यता उसमें। ये इसके 4 चरण है। पहले अध्यापक के छात्रों के सामने क्या करेगा, उदाहरण प्रस्तुत करेगा। उदाहरण प्रस्तुत करने के बाद में उसके बाद में अन्य उदाहरणों की क्या करेगा, तुलना करेगा। तुलना करने के बाद में यहाँ पर तीसरा जो चरण है वो क्या करेगा, नियमीकरण करेगा। छात्रों की सहायता से क्या बनाएगा, नियम बनाएगा। फिर उनकी जांच या परख करने के लिए अन्य उदाहरण प्रस्तुत करेगा। तो इस प्रकार ये 4 चरणों से होकर अध्यापक को गुजरना पड़ता है। तो यदि आपको आगमन विधि के चरण या सोपान पूछे तो इनके चरण या सोपान कितने माने जाते हैं, 4 माने जाते हैं। ठीक है ना। उदाहरण प्रस्तुतिकरण है, तुलना है, नियमीकरण है और जांच या सत्यता है। अब इसके कुछ सूत्र है, ये आगमन विधि कुछ सूत्रों पर आधारित है। और यदि आपको सूत्रों की बात करें कि आगमन विधि है किन किन सूत्रों पर आधारित है, तो इनके कुछ हम सूत्र पढ़ेंगे आगमन विधि के। ठीक है ना। कि शिक्षण सूत्रों पर आधारित है। तो शिक्षण सूत्रों की यदि हम बात करें, शिक्षण सूत्र है, शिक्षण सूत्रों की बात करें तो ये उदाहरण से नियम की ओर है। यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है, कथन आते हैं कई बार नियम से उदाहरण की ओर है या उदाहरण से नियम की ओर है। तो ये उदाहरण से नियम की ओर
पहले यहाँ पर उदाहरण बताए जाते हैं और उदाहरण के बाद में यहाँ पर नियम बताए जाते हैं। तो पहला जो शिक्षण सूत्र माना जाता है वो कौन सा माना जाता है, उदाहरण से नियम की ओर है, ठीक है ना। उसके बाद में दूसरा यदि हम शिक्षण सूत्र की बात करें तो विशिष्ट से सामान्य की ओर। पहले मोटी मोटी जो बातें बताई जाती है, विशिष्ट बातें बताई जाती है, तो इसलिए विशिष्ट से क्या मानी जाती है, सामान्य की ओर मानी जाती है। जो उदाहरण बताए जाते हैं वो क्या होते हैं, विशिष्ट होते हैं, और नियम क्या माने जाते हैं, सामान्य माने जाते हैं, ठीक है ना। तो दूसरा इसका शिक्षण सूत्र है विशिष्ट से सामान्य की ओर। अगले यदि हम शिक्षण सूत्र की बात करें तो यह प्रत्यक्ष प्रमाण की ओर है। प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर शिक्षण सूत्र पर क्या मानी जाती है, आधार मानी जाती है, ठीक है ना। चौथे यदि हम शिक्षण सूत्र की बात करें तो मूर्त से अमूर्त की ओर। अमूर्त की ओर, मूर्त जो चीजें होती है, जो दृश्य चीजें, उसे हम क्या कहते हैं, मूर्त कहते हैं। और जो नियम हो जाते हैं, जो सिद्धांत हो जाते हैं, उसकी अवधारणा होती है, उसे हम क्या कहते हैं, अदृश्य कहते हैं, ठीक है ना। तो पहले इसमें उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं, उसके बाद में नियम बनाए जाते हैं। तो ये मूर्त से अमूर्त या दृश्य से क्या हो गया, अदृश्य की ओर हो गया, ठीक है। चौथा यदि हम देखें तो स्थूल से सूक्ष्म की ओर। स्थूल से सूक्ष्म की ओर। देखो यहां से जो प्रश्न पूछा जाता है, आपको 4 कथन मिलेंगे और 4 कथन इस प्रकार मिल जाएंगे कि आगमन विधि है, उसके शिक्षण सूत्र पर आधारित है। तो आपको मिल जाएगा उदाहरण से नियम की ओर है, निम्न में से अशुद्ध कौन सा है, अशुद्ध कौन सा, इस प्रकार आ जाएंगे। विशिष्ट सामान्य की ओर है या सामान्य से विशिष्ट की ओर है, ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि लगभग विद्यार्थी क्या करते हैं, पहले सामान्य से विशिष्ट की ओर कर देते हैं, ठीक है ना। जबकि आगमन विधि के अंदर पहले क्या है, विशिष्ट चीजें बताई जाती है, फिर सामान्य है, ठीक है ना। तो उदाहरण वो क्या है, विशिष्ट है, और जो नियम है वो क्या है, सामान्य है, ठीक है ना। तो ये विशिष्ट से सामान्य की ओर है, न कि सामान्य से विशिष्ट की ओर है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये प्रत्यक्ष से किसकी ओर है, प्रमाण की ओर है। मूर्त से किसकी ओर है, अमूर्त की ओर है। और स्थूल से क्या मानी जाती है, सूक्ष्म की ओर मानी जाती है। या अगला यदि सूक्ष्म सूत्र की बात करें तो ज्ञात से अज्ञात की ओर। ज्ञात से अज्ञात की ओर। इस प्रकार की जो शिक्षण सूत्रों पर आधारित जो विधि है वो कौन सी विधि मानी जाती है, आगमन विधि मानी जाती है, ठीक है ना। तो इसके आपको कुछ शिक्षण सूत्र याद रखने हैं। और उदाहरण से नियम की ओर हो गया, विशिष्ट से सामान्य हो गया, प्रत्यक्ष से प्रमाण हो गया, मूर्त से अमूर्त हो गया, स्थूल से सूक्ष्म हो गया और ज्ञात से अज्ञात हो गया, ठीक है ना। इस प्रकार के शिक्षण सूत्रों पर आधारित जो विधि है वो कौन सी विधि मानी जाती है, आगमन विधि मानी जाती है। तो हमने व्याकरण शिक्षण की जो पहली विधि है उसमें आगमन विधि के बारे में ये पढ़ा है कि आगमन विधि किसे कहते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो अध्यापक पढ़ाते समय पहले उदाहरण प्रस्तुत करता है, उसके बाद में छात्रों की सहायता से क्या बनाता है, नियम बनाता है, और फिर उन नियम की पुष्टि के लिए अन्य उदाहरण प्रस्तुत करता है। तो विधि कौन सी मानी जाती है, आगमन विधि मानी जाती है, ठीक है। उसके बाद में यदि हम चरण या सोपानों की बात करें तो आगमन विधि के चरण या सोपान कितने हैं, 4 चरण या सोपान है। पहला चरण या सोपान की बात करें तो उदाहरण प्रस्तुतिकरण हो गया, उसके बाद में तुलना हो गया, तीसरा कौन सा है, नियमीकरण है, और चौथा देखें तो सत्यता की पुष्टि हो गई या जांच या फर्क हो गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार ये 4 इसके क्या माने जाते हैं, चरण माने जाते हैं। शिक्षण सूत्रों की बात करें तो ये इसके शिक्षण सूत्र है। ये उदाहरण से नियम की ओर है, विशिष्ट से सामान्य की ओर है, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर है, मूर्त से अमूर्त की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, और ज्ञात से अज्ञात की ओर। इस प्रकार के शिक्षण सूत्रों पर ये विधि क्या मानी जाती है, आधारित मानी जाती है। अब देखो कोई भी विधि है, पढ़ाने की कोई भी प्रक्रिया, उसमें कुछ गुण भी होते हैं, कुछ दोष भी होते हैं, ठीक है ना। तो पहले यदि हम इस शिक्षण विधि के गुणों की बात करें तो शिक्षण विधि के गुण क्या क्या है, आगमन जो विधि है इसके गुण और दोषों की हम बात करें। तो यदि आगमन विधि के आपको गुण पूछे और इसके दोष देखें कि आगमन विधि के गुण क्या है, दोष क्या है। देखो ये गुण दोष की यदि हम तुलना करें तो इस विधि के अंदर एक गुण तो ये है कि ये जो छोटे जो बालक हैं, क्योंकि अब हम बार बार उसको उदाहरण बताएंगे, उदाहरण के बाद में नियम बताएंगे, तो ये छोटे बालकों के लिए, छोटे जो बालक हैं उनके लिए शिक्षण में क्या मानी जाती है, उपयुक्त मानी जाती है, ठीक है ना।
छोटे बालक है या छोटे छोटे स्तर के जो बालक है उनके लिए पढ़ाने में शिक्षण विधि क्या मानी जाती है, उपयुक्त मानी जाती है। तो कह सकते हैं हम छोटे स्तर के बालकों को पढ़ाने के लिए उपयुक्त विधि मानी जाती है, ठीक है ना, उपयुक्त विधि मानी जाती है। इस विधि का यदि हम गुण की बात करें तो ये छोटे स्तर के जो बालक हैं, प्राथमिक स्तर के जो बालक हैं या जो उच्च कक्षा जो निम्न कक्षा के जो बालक हैं उनको पढ़ाने के लिए विधि क्या मानी जाती है, उपयुक्त विधि मानी जाती है, ठीक है ना। तो इसका यदि ये गुण हो गया तो इसके यदि दोष की बात करें तो दोष क्या हो जाएगा, तो ये निम्न स्तर के जो बालक हैं उनको पढ़ाने के लिए क्या मानी जाती है, अनुपयुक्त विधि मानी जाती है। तो ये हो गया उच्च छोटे स्तर के बालकों के उपयुक्त है। तो इसका यदि दोष की बात करें तो उच्च स्तर के जो बालक है, उच्च स्तर के बालक है, बालकों के लिए ये क्या हो जाएगी, अनुपयुक्त हो जाएगी, ठीक है ना, अनुपयुक्त। ये इसका क्या हो जाएगा, दोष हो जाएगा। इस विधि का यदि हम गुण की बात करें तो ये छोटे स्तर के बालकों के लिए पढ़ाने के लिए विधि क्या मानी जाती है, उपयुक्त मानी जाती है। तो ये उच्च स्तर के बालकों के लिए विधि क्या हो जाएगी, अनुपयुक्त हो जाएगी। कैसे कि छोटे जो व्याकरण है, छोटी कक्षाओं के लिए यदि व्याकरण की बात करें तो इसमें क्या है कि पहले उदाहरण दिए जाते हैं, उदाहरण के बाद में नियम बनाया जाता है छात्रों की सहायता से, फिर उसकी पुष्टि के लिए फिर उदाहरण बताए जाते हैं। इस प्रकार यदि हम कोई भी पाठ्यक्रम पढ़ाते हैं तो निम्न कक्षा का जो व्याकरण है उसके जो बिंदु है वो क्या हो जाते हैं, समय के अनुसार काल में क्या हो जाते हैं, पूर्ण हो जाते हैं। लेकिन उच्च स्तर की जो कक्षा है उसमें व्याकरण ज्यादा होता है, सिलेबस ज्यादा होता है, समय कम होता है। तो यदि हम उच्च स्तर की कक्षाओं में इस प्रकार की विधि द्वारा पढ़ाने लग जाएंगे तो उसका सही समय पर क्या नहीं होगा, पाठ्यक्रम पूर्ण नहीं होगा। तो इसलिए ये विधि है वो उच्च स्तर के लिए क्या मानी जाती है, अनुपयुक्त मानी जाती है, और निम्न स्तर के बालकों के लिए विधि क्या मानी जाती है, उपयुक्त मानी जाती है, ठीक है ना। अगले यदि हम गुण की बात करें तो ये क्या है, मनोवैज्ञानिक विधि मानी जाती है। कैसी विधि मानी जाती है, मनोवैज्ञानिक विधि मानी जाती है, क्योंकि ये विधि क्या है, बाल केंद्रित विधि है, ठीक है ना। क्योंकि बालक के को मध्य नजर रखकर इस तरह उदाहरण या नियम बनाए जाते हैं, बालकों की सहायता से माने जाते हैं। तो ये विधि मनोवैज्ञानिक मानी जाती है, विधि क्या मानी जाती है, बाल केंद्रित विधि मानी जाती है। इस विधि का क्या माना जाता है, गुण माना जाता है। तीसरे यदि हम गुण की बात करें तो इस विधि द्वारा प्राप्त जो ज्ञान है वो क्या रहता है, स्थायी रहता है, ठीक है ना। इस विधि द्वारा प्राप्त जो ज्ञान है वो क्या रहता है, स्थायी रहता है। स्थायी किस प्रकार रहता है कि बालक से यदि हम उदाहरण बताएंगे, उदाहरण बताने के बाद में खुद बालक से हम क्या बनाएंगे, नियम बनवाएंगे, और फिर बालक को फिर उदाहरण में उसको नियम को स्पष्ट करने के लिए उदाहरण बताएंगे। तो बालक के अंदर खोजी प्रवृत्ति का विकास होता है, वो खुद अपने चिंतन मनन के द्वारा उदाहरणों को क्या करता है, समझता है, उस पर नियम बनाता है। तो इस प्रकार उसके बालक के अंदर खोजी प्रवृत्ति का जो विकास होता है, इसलिए उसने जो ज्ञान जो ग्रहण किया है वो ज्ञान क्या रहता है, स्थायी रहता है, ठीक है ना। तो इस विधि द्वारा जो प्राप्त ज्ञान है वो क्या रहता है, स्थायी रहता है, और इससे बालक के अंदर खोजी प्रवृत्ति का क्या होता है, विकास होता है। बालक में खोजी प्रवृत्ति का क्या होता है, विकास होता है, ठीक है। यदि हम वो नियम बताकर बालक से उदाहरण पूछेंगे तो वो अनेक उदाहरण लेकर आएगा नियमों का। एक उदाहरण बताने के बाद में उससे समानार्थी अनेक उदाहरण लेकर वो खोजेगा, दिमाग में अनेक अनेक उदाहरण लेकर आएगा। तो इस प्रकार उस बालक के मन के अंदर किस प्रकार की प्रवृत्ति का विकास होता है, खोजी प्रवृत्ति का क्या होता है, विकास होता है, ठीक है। तो ये इस विधि के क्या माने जाते हैं, गुण माने जाते हैं। पहले गुण की बात करें तो ये छोटे स्तर के बालकों के लिए पढ़ाने के लिए विधि क्या मानी जाती है, उपयुक्त मानी जाती है। ये एक मनोवैज्ञानिक या बाल केंद्रित विधि है। इस विधि द्वारा प्राप्त ज्ञान क्या रहता है, स्थायी रहता है, और बालकों में किस प्रकार की प्रवृत्ति का विकास होता है, तो खोजी प्रवृत्ति का क्या होता है, विकास होता है। एक गुण और देखें तो इस विधि के अंदर जो बालक और अध्यापक दोनों ही क्या रहते हैं, सक्रिय रहते हैं, ठीक है ना। बालक और अध्यापक दोनों ही क्या रहते हैं, सक्रिय रहते हैं, क्योंकि अध्यापक भी जब पढ़ाता है तो उदाहरण वगैरह नियम वगैरह बालकों की सहायता से करवाता है। तो यहाँ पर बालक भी सक्रिय रहते हैं और अध्यापक भी इस विधि में क्या रहता है, सक्रिय रहता है। तो इस प्रकार इस विधि के ये तो क्या हो गए, गुण हो गए, ठीक है ना। छोटे स्तर के बालकों के लिए पढ़ाने के लिए उपयुक्त हो गया, मनोवैज्ञानिक विधि है, प्राप्त ज्ञान क्या रहता है, स्थायी रहता है, बालकों में खोजी प्रवृत्ति का क्या होता है, विकास होता है, और बालक और अध्यापक दोनों इस विधि के अंदर क्या रहते हैं, सक्रिय रहते हैं। अब इस विधि के गुण है तो इस विधि के कुछ दोष भी है, ठीक है। तो इस विधि का यदि हम बात करें तो ये विधि उच्च स्तर के जो बालक हैं
उच्च स्तर के बालक है उसमें पढ़ाने के लिए विधि क्या मानी जाती है, अनुपयुक्त विधि मानी जाती है, ठीक है ना। क्योंकि यदि हमें इस विधि के द्वारा यदि उच्च स्तर की जो कक्षा है उनमें यदि हम पढ़ाएंगे तो यहाँ पर जो पाठ्यक्रम है वो समय पर क्या नहीं होगा, पूरा नहीं होगा। तो इसलिए विधि क्या मानी जाती है, इस स्तर के लिए क्या मानी जाती है, अनुपयुक्त विधि मानी जाती है। अन्य यदि हम दोष की बात करें तो इस विधि के अंदर समय अधिक लगता है, ठीक है ना, समय भी अधिक लगता है और अध्यापक को परिश्रम भी अधिक करनी पड़ती है, ठीक है ना। तो इस विधि के अंदर समय व परिश्रम अधिक लगता है कि अध्यापक पहले उदाहरण बताएगा, उसके बाद में नियम बताएगा, फिर बालकों से उदाहरण पूछेगा, फिर नियम अन्य उदाहरण बताएगा। तो इस प्रकार जो पाठ्यक्रम करवाया जाता है तो उसमें समय भी अधिक लगता है और अध्यापक को अनेक उदाहरण बताने में अनेक नए नए उदाहरण बताने पड़ते हैं, इसलिए परिश्रम भी अधिक करना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये भी इस विधि का क्या माना जाता है कि दोष माना जाता है। अन्य दोष की बात करें तो इस विधि द्वारा जो पाठ्यक्रम करवाया जाता है तो यदि इस विधि द्वारा हम पूर्ण संपूर्ण पाठ्यक्रम कराएंगे तो समय पर क्या नहीं होगा, पाठ्यक्रम पूर्ण नहीं होगा, पाठ्यक्रम पूर्ण नहीं होगा। तो समय पर यह पाठ्यक्रम क्या नहीं होता है, पूर्ण नहीं होता है। तो ये भी इस विधि का क्या माना जाता है, दोष माना जाता है। अगली हम बात देखें तो इस विधि द्वारा पढ़ाने के लिए अनुभवी अध्यापकों की आवश्यकता होगी, ठीक है ना। अनुभवी व प्रशिक्षित अध्यापकों की क्या होगी, आवश्यकता होगी। इसलिए विधि क्या हो जाएगी, खर्चीली भी हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस प्रकार इस विधि के क्या माने जाते हैं, कुछ दोष माने जाते हैं। तो यदि विधि के गुण और दोषों की तुलना करें तो ये छोटे स्तर के बालकों के पढ़ाने के लिए उपयुक्त है, तो उच्च स्तर के बालकों के लिए क्या हो जाएगी, अनुपयुक्त हो जाएगी। इस विधि के अंदर ये विधि मनोवैज्ञानिक या बाल केंद्रित है, प्राप्त ज्ञान इसमें क्या रहता है, स्थायी रहता है। बालक में किस प्रकार की प्रवृत्ति का विकास होता है, तो खोजी प्रवृत्ति का विकास होता है। बालक और अध्यापक दोनों इस विधि में क्या रहते हैं, सक्रिय रहते हैं। दोषों की बात करें तो ये उच्च स्तर पर पढ़ाने के लिए क्या हो जाएगी, अनुपयुक्त हो जाएगी। क्योंकि इस प्रकार यदि इस विधि में पढ़ाएंगे तो यहाँ पर समय पर पाठ्यक्रम क्या नहीं होगा, पूर्ण नहीं होगा। और इस विधि के अंदर समय व परिश्रम अधिक लगता है और अनुभवी या प्रशिक्षित अध्यापकों की क्या रहती है, आवश्यकता रहती है। इसलिए विधि क्या मानी जाती है, खर्चीली भी मानी जाती है, ठीक है ना। तो ये जो व्याकरण शिक्षण की कुछ विधि है, आपके मुख्य जो 7 विधि है, इन 7 विधियों की हम बात करें तो पहली जो विधि है वो कौन सी होगी, आपकी आगमन विधि है, ठीक है ना। तो आगमन विधि के अंदर हमने ये पढ़ा है कि पहले उदाहरण और नियम दिए जाते हैं। छोटे बालकों के लिए पढ़ाने के लिए विधि क्या मानी जाती है, उपयुक्त विधि मानी जाती है। और इसमें जो ज्ञान रहता है वो क्या हो जाता है, स्थायी हो जाता है, ठीक है ना। और बालक में खोजी प्रवृत्ति का क्या होता है, विकास होता है। इस प्रकार के कुछ इसमें गुण है। 4 आपको इसके चरण याद रखने हैं और कुछ ये शिक्षण सूत्र है। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि कौन कौन से शिक्षण सूत्रों पर यह विधि आधारित है, तो आपको ये शिक्षण सूत्र याद रखने हैं। और ये विधि विशिष्ट से सामान्य वाला जो सूत्र है वो कई बार पूछा गया है, ठीक है ना। सामान्य विशिष्ट है या विशिष्ट से सामान्य है, तो उदाहरण पहले विशिष्ट है, ठीक है ना, विखंडन किया जाता है, फिर उसका सामान्य क्या बनाया जाता है, नियम बनाया जाता है, ठीक है ना। तो ये आपको शिक्षण सूत्र क्या रखने हैं, याद रखने हैं, ठीक है ना। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, पहले एक आगमन विधि। धन्यवाद।